वो आपका और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, एक तरह से शॉर्टकट में रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो एक दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस किया था, आप लोगों से पूछा था व्हाट आर कैपेसिटर्स। जानते हैं आप लोग कैपेसिटर्स क्या होते हैं? हम्म यस सर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ना। एक्चुअली में उसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी स्टोर करता है और चार्ज को भी बोल सकते हैं स्टोर करता है। ठीक है, तो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स कुछ इस तरह के आपके होते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है मोस्टली। ठीक है, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट दो प्लेट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल होता है और उसी के बेस पे इसका नाम होता है। जैसे दोनों प्लेट के बीच में अगर ऑयल हो गया तो ऑयल कैपेसिटर, पेपर हो गया तो पेपर कैपेसिटर, एयर है तो उसी हिसाब से सबका इनके प्लेट्स के बीच में जो है ना कुछ गैप होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये शेप होता है इसका। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होते हैं सब में ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि सबको चार्ज स्टोर करना है। ठीक, तो इसलिए इस तरह का कुछ रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको? इसका डायग्राम कुछ ऐसा था। उसके बाद अपीयरेंस उसका था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये इसका थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। कि ये क्या है कि ये कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, दो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर नंबर 1 एंड कंडक्टर नंबर 2। और इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में कोई एक स्पेस रहता है। ठीक है, ये स्पेस रहता है, यानी दोनों सेपरेटेड हैं। ओके, बोथ द कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक, और इस सेपरेशन के बीच में ये जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर मीडियम होता है। ओके, देर इज सम मीडियम इन बिटवीन दिस टू। ओके, अभी बताया ये मीडियम में आपका या तो ऑयल या पेपर या वाटर या कोई अदर इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है इसमें, जो इस दोनों प्लेट्स को सेपरेट करे और ये दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट ना हो सके और इन दोनों के बीच में है ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। ठीक है, समझ आ रही बात? ये सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इतना। तो इसके ऊपर में जो चार्जेस होते हैं हम लोग यहाँ पर Q1 Q2 चार्जेस हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर के केस में ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो दो दो कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर में इक्वल चार्जेस हैं बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। if this is plus q charge and this will be minus q charge, so what we can say that the total charge on capacitor, बोलिए, what should be the total charge on capacitor? 0। 0, yes, very good, because this is plus q and this is minus q, that's why we can say that the total charge of the capacitor is 0. One more important thing, कि क्या हम लोग सिंगल प्लेट से या सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर बना सकते हैं? ठीक है, तो क्या आप लोग को क्या लगता है, सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर बना सकते हैं? देखिए, इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला कंडक्टर जो है, जो भी चार्ज है उसको हम लोग यहाँ पे रहने देंगे और दूसरे वाले कंडक्टर को हम लोग मान लेंगे कहाँ पे, एट इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, तो ये 0 वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, ये भी एक तरह से कैपेसिटर बनेगा। यानी कि हम लोग सिंगल प्लेट का भी कैपेसिटर को, सिंगल कंडक्टर वाला भी कैपेसिटर बन सकता है, बट कंडीशन ये है कि सेकंड वाला प्लेट कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे हो। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें कंडक्टर और इसके बारे में जाने। जैसे आपको मैंने एक दिन बताया था कि जो फैन होता है, फैन में कंडेंसर लगा हुआ होता है। आप लोग देखे होंगे जब कभी भी आपके घर का फैन जो है
वर्क करना बंद कर देता है या फिर क्या बोलते हैं स्पीड कम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, बिजली वाले मिस्त्री को बुलाते हैं और फिर बुलाने के बाद उसको बताते हैं। तो वो क्या करता है, जनरली अपने साथ में, उसको पहले ही प्रॉब्लम मालूम होता है, वो अपने साथ में एक ये व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस लाता है, इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप का। फिर उसको जो पुराने वाला जो सिलेंड्रिकल शेप का जो आपके फैन में रहता है उसको चेंज करता है और ये लगा देता है। और जैसे ये लगा देता है तो इसका मतलब है उसके बाद आपके फैन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, पुराने जमाने में ये कंडेंसर कहलाता था, उसी को हम लोग कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। एनर्जी कहाँ से स्टोर होगा, यानी कि बेसिकली उसके पास में चार्ज होगा। दैट्स वाई इसका जो है मेन जो फंक्शन है कैपेसिटर का कि ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका बेसिक बातें इसके बारे में। मेन चीज है कि इसमें ये इनिशियल टॉर्क, देखिए कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ठीक है, जैसे फैन है या मोटर है, इसको आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो पहले एक बार क्या उसको घुमाना पड़ेगा वो, और फिर एक बार जब घूम जाता है तो फिर आराम से घूमता चला जाता है स्मूथली। ठीक है, तो शुरुआत में उसको घुमाने के लिए क्या है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कभी आपके घरों में या कहीं पे भी या स्कूल वगैरह में जो पुराने पंखे हो जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसको डंडे से जो है एक बार पहले थोड़ा बहुत घुमाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा डंडे से घुमाएंगे तो उसके बाद वो चलना शुरू कर देता है। तो डंडे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसको उसका जो अंदर जो कैपेसिटर या कंडेंसर है वो उसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। मतलब वो चार्ज को वो जो इसके अंदर में जो चार्जेज हैं वो मतलब कि डिस्चार्ज हो चुका है, इनिशियल टॉर्क वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर वहां पे वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है आपको फैन को घुमाना पड़ता है किसी न किसी अदर हेल्प से। कभी कोई लोग हाथ से भी घुमा देते हैं। ठीक है, तो देखा है ना आप लोगों ने ऐसा कि नहीं देखा है कभी भी? हमेशा नया पंखा ही देखा है क्या? देखा है सब। देखा है, देखिए ठीक है। तो अब समझ में आ गया सबको थोड़ा बहुत कैपेसिटर के बारे में क्या है। ये शुरुआत में इनिशियल टॉर्क देने में, किसी चीज को रोटेट करने में हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज कैपेसिटर और कंडक्टर। ठीक है, इसका जो इस दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी की वजह से है ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, दोनों कंडक्टर के बीच में। एंड ये देखा गया है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब स्ट्रेंथ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, क्या बोला? हम लोग ये पहले भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी जितना चार्ज है डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो भी चार्ज है इस चार्ज को बढ़ाएंगे तो या घटाएंगे, उसी करस्पॉन्डिंगली जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होगा, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए? तो कैपेसिटर का ये जो प्रिंसिपल होता है वो क्या है कि दिस चार्ज इज द V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा आप इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू एक ये प्रोपोर्शनल का साइन हट के क्या होगा, इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा C और इनटू में क्या हो जाएगा V। ओके, एंड दिस C इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आप समझ सकते हैं दिस C इक्वल टू, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दिस C इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, है ना? So Q upon V is the ratio which is always fixed for a given value of Q and V,
and this fixed value is called capacitance of a capacitor. Okay, समझ गए? क्योंकि Q is proportional to V है, तो इनका रेशियो हमेशा जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एग्रीड? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। यस यस ठीक है, तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो Q और V दोनों पर डिपेंड कर रहा होगा। यस और नो? इट डिपेंड्स ऑन Q एंड एज वेल एज V। समझ आ रहा है सबको? कितनी आ रहा है? क्योंकि C इक्वल्स टू Q अपॉन V है, तो Q पर भी डिपेंड करेगा और V पर भी डिपेंड करेगा, बट ये चीज आपको गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, इट इज C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V। ठीक है, जैसे मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला बना है वो उसी पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे, V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस था किसी भी कंडक्टर का, तो वो R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो क्या वो रेसिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता था क्या? क्या वो रेसिस्टेंस करंट पे डिपेंड करता था क्या? रेसिस्टेंस को फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस क्या था आपका? नेचर ऑफ मटेरियल था, लेंथ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, मतलब उसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन था, है ना? याद आ रहा है सबको? ना ही वो वोल्टेज पे डिपेंड करता था, ना ही करंट पे डिपेंड करता था। ये आर, ये हर एक वायर का अपना कुछ फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है। उसी तरह से हर एक कैपेसिटर का अपना कुछ फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल। समझ आ रहा है सबको? तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सी डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसको बोलते हैं? उसमें शेप कैसा है कैपेसिटर का? सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, पैरेलल प्लेट है, कैसा है? ये हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप का कैपेसिटेंस डिफरेंट होता है, साइज पर डिपेंड करेगा, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा, या दो कंडक्टर के बीच में सेपरेशन कितना है इस पर भी डिपेंड करेगा। इसको हम लोग धीरे धीरे, ये अभी कुछ देर में हम लोग देखते हैं, आज अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल इसका हम लोग डिराइव जब करेंगे तो उसके डेरिवेशन में आपको समझ जाएगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है, ना कि Q और V पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। यस सर। सो इट डिपेंड, और दूसरी चीज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स। ये बात आपको पहले भी मैं बताया था कि इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा कि इस दोनों कंडक्टर के बीच में जो भी हमारा मटेरियल मीडियम है, चाहे वो एयर है, माइका है, वाइल है, वाटर है, ठीक है, पेपर है, जो भी चीज रहेगा, इसके इंटरवेनिंग मीडियम पर भी कैपेसिटी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत ही लॉजिकली इस डेरिवेशन को समझेंगे, आगे चल के आएगा। ये काफी बहुत ही डेंजरस टाइप का इसका डेरिवेशन है, बहुत लॉजिकल, बढ़िया है। उसको हम लोग एक दो क्लास के बाद सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे ये किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, और जैसे आप लोगों को ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस मालूम है क्या होता था? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? जय माता दी। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम। ठीक है, तो उसी तरह से कैपेसिटेंस का, जैसे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता था, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? इसको हम लोग बोलते हैं फेराड। ठीक है, 1 फेराड जो होता है, क्योंकि C इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कि Q अपॉन V है, तो वी कैन से दैट 1 फेराड कितने के बराबर होगा? 1 कूलम चार्ज को अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव 1 फेराड। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट, ठीक है, 1 फेराड इक्वल्स टू 1 कूलम पर वोल्ट। ओके, तो फेराड जो होता है ये काफी मतलब कि लार्जर यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि 1 फेराड, अभी हम लोग आगे चल के समझेंगे, 1 फेराड किसी भी अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा हो गया वैल्यू 1 फैराड, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतना 1 फैराड किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो। तो इसके लिए हम लोग छोटे छोटे यूनिट्स को यूज करते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स बोले तो माइक्रो फैराड यानी कि 10⁻⁶, है ना। माइक्रो फैराड यानी कि 10⁻⁻12, ठीक है। माइक्रो फैराड इसको बोलते हैं हम लोग। नैनो फैराड 10⁻⁹ फैराड, ठीक है। तो ये सब यूनिट्स हम लोग पिको फैराड भी यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं माइक्रो फैराड को पिको फैराड बोलते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ को नैनो फैराड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग यूनिट्स प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं फैराड का, ओके। तो आपको एक होमवर्क है, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, कि फैराड का आपको यानी कैपेसिटेंस का आपको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करके रखना है, ठीक है। क्या करना है, डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लोग चैप्टर 11 में पढ़े थे ना। तो आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन खुद से डिराइव करके दिखाना है। होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, ओके। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक कॉमन सेंस की बात बताइए कि कोई एक अगर कैपेसिटर है, ठीक है, कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज वाला है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज वाला है, और इस दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि हम लोग क्या चाहेंगे, कभी भी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कम करना चाहेंगे या बढ़ाना चाहेंगे, बताइए क्या चाहेंगे। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर क्योंकि चार्ज स्टोर कर रहा है, हम क्या चाहेंगे, इट शुड स्टोर बढ़ाना। लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और लेस अमाउंट ऑफ चार्ज। Large amount. Large amount of charge. Yes, it requires always large amount of charge. So we want to increase the capacitance of a capacitor, ठीक है। अभी हमने इसका C का फॉर्मूला देखा, क्या था फॉर्मूला C का कैपेसिटेंस का, बताइए। C इक्वल्स टू समथिंग अपॉन समथिंग, क्या था, Q upon V. Q अपॉन V, ठीक है। अब ये बताइए मैथमेटिकली तो ये डिपेंड करेगा ना कैपेसिटेंस कि किसी भी कैपेसिटर में कितना कैपेसिटी स्टोर हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। तो अब आप ये बता सकते हैं क्या कि हम लोग को अगर किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। वो चार्ज को ज्यादा अमाउंट में स्टोर करना चाहता है, ठीक है। ये तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा। इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है किसी भी पोटेंशियल जो कैपेसिटर होता है इसको हम लोग लो पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क कराते हैं। कैपेसिटर का सिस्टम वर्क्स ऑन द लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपको इसका थोड़ा लॉजिकली मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए अगर हम मान लेते हैं सपोज एक दो कंडक्टर है, ठीक है, ये फिगर है। इस दोनों के बीच में हमने क्या किया, एयर नाम का एक इंसुलेटर रख दिया, डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक हमने क्या यूज कर दिया, एयर, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, इसके और इसके चार्ज दोनों के बीच में चार्ज जो है ना उसको ये क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है। मीन्स इसका चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफर होने दे रहा है या नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा। वेरी अगर हम इस दोनों के बीच में एक कंडक्टर लगा देते तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाता, बोलिए। Yes. तो ये एक्चुअली में न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं होने देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर है, ये इंसुलेट है, ये दोनों मीडियम को सेपरेट आउट कर रहा है और इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसकी है अभी कुछ, ठीक है। आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए आपकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, बहुत सारे तरह के बच्चे हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, किसी बच्चे को एक बार थोड़ा सा डांट दो, अगर उसने गलती करी है थोड़ा सा डांट दो तो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। और अब उसी क्लास में और भी कुछ ऐसे भी महान बच्चे हैं जिसको एक आध थप्पड़ भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या तो नो, ऐसा होता है या नहीं। उसी तरह से जितने भी इंसुलेटर्स हैं, हर एक इंसुलेटर की अपनी कुछ न कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है।
ठीक है, कि हम इतना, जब तक कि हमको इतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक जो है ना हम ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ब्रेक डाउन मतलब हम रोना स्टार्ट नहीं करेंगे। रोना का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वो कंडक्ट नहीं करने लग जाएगा। आपको मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के बारे में पिछली क्लास में कि ये कंडक्ट भी करता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके जो अंदर में चार्जेज हैं वो मोशन में आ जाते हैं, तो वो उस समय में है ना वो स्टैटिक चार्ज जो है मूव करने लग जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि ये जो है अपना इसका एक स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ को जब ये पार कर देगा तो ये इंसुलेटर की तरह नहीं बिहेव करेगा, ये कंडक्टर बन जाएगा। आई बात समझ में? हर एक डाइलेक्ट्रिक की अपनी अपनी औकात है। ठीक, चलिए, तो उसी तरह से एयर एक एग्जांपल है। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, दिस इज 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ओके। तो अगर हम सपोज लो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रख के हम लोग क्या करते हैं कि, और अगर दोनों कंडक्टर के बीच में कितना है 1 सेंटीमीटर का अगर गैप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ, V इक्वल्स टू क्या होता है, E × D होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 3 × 10⁻6 मीटर पर वोल्ट पर मीटर, है ना, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग इतना दे रहे हैं, इनटू में डिस्टेंस 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻²2 मीटर। तो जैसे ही हम इसको 3 × 10⁴ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर देंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर हम दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच 3 × 10⁴ वोल्ट यानी कि 30,000 वोल्ट, है ना, 30,000 वोल्ट का अगर हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए, तो ये जो है यहाँ पर एयर जो है वो अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खो बैठेगा। अब ये इंसुलेटर नहीं होके कंडक्टर बन जाएगा। जैसे ये कंडक्टर बनेगा तो इसका चार्ज जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, तो यानी चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा ओवरऑल रिड्यूस करेगा। यस और नो? चार्ज लीक करना बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में सबको या नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। ठीक है, तो क्या जो इसका एक्चुअल पर्पस था कैपेसिटेंस का, वो कैपेसिटेंस मतलब ये डाइलेक्ट्रिक्स का, वो ये निभा पाया या नहीं? इसने क्या किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, तो इसकी वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो अपना आपा खो बैठा। ठीक है, और वो जो है कंडक्ट करना शुरू किया। जैसे ही वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो जो कैपेसिटर पे चार्जेस थे आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लीकेज ऑफ चार्ज। और इसी लीकेज ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, आपका कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है इट विल गो डाउन। ओके, अब समझ में आ गया कि क्यों हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कम रखना चाहिए। ज्यादा रख के दिखा दिया, आपको समझ में आ गया? बोलो ना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा रखा तो ये कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हुई। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे समझने में किसी को? नो सर। नो ठीक है, सर। ओके। तो ये सब आप लोग इसमें, ये सब माइक्रोफेराड, नैनोफेराड और पिकोफेराड ये सब दे रखा है। ठीक है, आपका होमवर्क आपको याद रखना है, डायमेंशन कितना आया आपको निकाल के मेरे को बताना है और भेजना भी है। ठीक है, ओके। तो कैपेसिटेंस की इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है? ठीक है, जहाँ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग ने फिर वो पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने आपको बताया था अभी, कैपेसिटर जो होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है ना, ज्योमेट्रिकल शेप साइज पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको ये भी बोला था इसके अलग अलग शेप हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर भी मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ताकि आई थिंक कि शायद बुक में अपने नहीं दिया हुआ है वो, तो मैं इसको फटाफट से अभी यहाँ पे खत्म कर दे रहा हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। एक तरह का ये भी एक शेप पर डिपेंड करने वाला कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो
एक ऐसा कैपेसिटर जो स्फेरिकल हो, ठीक, मतलब दो कंडक्टर्स के बीच में कोई एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा, और सपोज इसका रेडियस को हम लोग कितना मान लें, r मान लें, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला भी हम लोग क्या पढ़े थे, दिस इज सम चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ओके, कोई दिक्कत किसी को? इसके ऊपर में चार्ज जो है, ठीक है, वो क्यू है, ठीक, और यहाँ पर कहीं भी चार्ज रख देते हैं, सरफेस पे ही होगा। इस सरफेस पे चार्ज की वजह से, है ना, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा आप लोग बता सकते हैं? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, या कहीं पे भी इस ये कंडक्टर है ना एक तरह से, ठीक है, तो इस कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? जय माता दी। पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े? हाँ, अरे क्यू अपॉन वी नहीं, पुराना वाला अपना, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए। के क्यू अपॉन आर। यस, वेरी गुड, दिस इज के क्यू अपॉन आर। ओके, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग इस पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आया उसको पुट कर देते हैं। दिस क्यू अपॉन वी की जगह पे क्या रख दें, के क्यू अपॉन आर। आर हमारा कहाँ चला जाएगा, बोलिए? ऊपर, ठीक है। तो ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है 1 अपॉन K जो है, ये हमारा K की वैल्यू कितना पुट कर दें, दिस R, और डिवाइडेड बाई K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, बोलिए? यस सर। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और इनटू में R तो है ही। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एनी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक में, बोलिए? ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसको पढ़ने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये हम लोग याद कीजिए, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। उसमें एक हमारा था इन्फिनेटली लॉन्ग थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद है किसी को? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग थिन शीट, याद है? दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट्स हैं, देख रहे हैं, और ये दोनों प्लेट्स आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 रीजन है, देयर आर 3 रीजन, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। अब देखिएगा तीनों रीजन में, रीजन 1 में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा कि रीजन 1 में अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर किसी भी पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और इस नेगेटिव प्लेट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस चार्ज की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ई प्लस प्लस ई माइनस अगर आप करके देखेंगे, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, प्लस वाले की वजह से प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस वाले की वजह से माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ आ रहा है सबको? इन द सेम वे रीजन 3 में अगर बात करेंगे, तो इस नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, नेगेटिव वाले की वजह से, और इस पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो अगेन पॉजिटिव वाले की सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले की माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So you can say that this total electric field, net electric field is equals to 0 in region 1 as well as in region 3. यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। अब रीजन 2 में हम लोग चल के देखते हैं। रीजन 2 में यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस बीच में जो है नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा। यस और नो?
सिग्मा Yes, sir. नेगेटिव, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो इट कम्स आउट टू बी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड? एनी प्रॉब्लम किसी को? तो इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनी दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर टेबल बना हुआ है, ठीक है, सिग्मा अपॉन रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 का। ओके, ठीक है, तो रीजन 3 में भी हमारा कितना हो गया, रीजन 3 में 0, रीजन 1 में 0 और रीजन 2 में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वाला रीजन है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये वाला नेगेटिव प्लेट है। ओके, और अभी हमने देख लिया कि किस तरह से आउटर रीजन 1 में यहाँ पर 0 होगा और रीजन 2 में भी 0 होगा, और यहाँ पर रीजन, ये जो दोनों के बीच वाला रीजन है, रीजन 3 उसको बोल रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी, रीजन 1 और 2 में 0 0 हो गया, और रीजन 3 में कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैंने यहाँ तक अभी बता दिया। तो सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। एनी प्रॉब्लम? सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है आपका, है ना? एनी प्रॉब्लम? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो गया। ठीक, so this is what electric field, where this electric field is in between the two parallel plates. Okay, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी, बिकॉज E इक्वल टू V बाई डी। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हम लोग C इक्वल टू जानते हैं, Q अपॉन V होता है, चार्ज तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बेसिकली क्या फाइंड करना है, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग किसका सहारा लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लिए। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है कितना, डी सेपरेशन, इस डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, V इक्वल टू इंटू डी से। आई बात समझ में? बोलिए। यस। दोनों प्लेट्स के बीच का ये डायग्राम में आप देखिए, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज डी। ओके, और दोनों के बीच में कोई एक मीडियम रखा हुआ होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अभी यहाँ पर हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था, Q अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q हमारा Q है और V की जगह पे अभी रख देंगे Q A, हाँ Q अपॉन में है, तो अपॉन में कौन है, एप्सिलॉन नॉट और A, है ना, और D, है ना, D यहाँ पर आ जाएगा, Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, तो ये दोनों ऊपर गया, Q कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम? तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला बना कैपेसिटेंस का, दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब आप लोग याद कीजिए, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में शेप, सबसे पहले शेप हो गया, पैरेलल प्लेट है, उसके बाद साइज, यानी कि इसका एरिया कितना है, एरिया इसका कितना है, जैसे बड़ा साइज होता तो और ज्यादा साइज होता। ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर does not depend on Q, does not depend on V, it depends on geometrical configuration, that is shape, size and separation। that समझ आ रहा है सबको? as well as nature of material, एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ से हो गई, और दोनों के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा उस पर भी डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? और ये आपको ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर किस
जो प्लेट है वो किस चीज का बना हुआ है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि उस दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है। कैपेसिटर का जो प्लेट है ना, ये किस चीज का बना है, नेचर ऑफ मटेरियल उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रखना आपको। कहीं पे भी आया ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये सब हो गया यहाँ से। अब इसमें क्या करना है आपको, एक दो चीज छोटा छोटा फटाफट देख लेते हैं कि सी की वैल्यू अब हम लोग निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस की। कब? जब एरिया ऑफ प्लेट्स को हमने, ये जो दो प्लेट था है ना पैरेलल प्लेट में, उसको हम लोग एरिया उसका कितना मान लिए, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों प्लेट्स का आइडेंटिकल एरिया होगा, इसका भी एरिया 1 मीटर स्क्वायर और इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, ओके। और एरिया इतना, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है हमने क्या रखा, 1 मिलीमीटर। तो इन सब वैल्यू को जैसे आप पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस आपका कितना आ जाता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -9 फेराड, ओके। तो 1 फेराड हम लोग जानते हैं 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है, और फेराड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सभी इसके यूनिट्स हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आपको बता रहे थे कि अगर हम बात करें 1 फेराड की, तो 1 फेराड क्या चीज होता है, इसका क्या औकात होता है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है ये। 1 फेराड का मतलब है कि उस प्लेट की एरिया कितनी होगी 1 फेराड के लिए, वो हम लोग निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो वी पुट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 फेराड, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन को हम मान लेते हैं सपोज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने देखा था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C की जगह रखा 1 फेराड, D की जगह रखा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻², ठीक है। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, ये 10 की पावर -12 -2 से ये कट के 10 की पावर यहाँ पर -10 होगा, और ऊपर जाके 10 की पावर 10 हो जाएगा, ओके, ठीक है। और नीचे में 8.85 को हम लोग लगभग 10 लिख देते हैं, तो 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, तो एक कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 10 की पावर 9। तो एरिया आपका 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर हुआ। तो 10 की पावर 9 कहाँ से आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे कि अगर आप किसी भी 10 की पावर 9 का मतलब ये हो गया, किसी भी प्लेट की लेंथ को अगर हम लोग 30 किलोमीटर ले लें, 30 किलोमीटर मतलब होता है 30 इंटू 10 की पावर 3, और ब्रेथ को 30 मीटर ले लें, 30 किलोमीटर ले लें, तो 30 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो आप देखिए 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, मतलब 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4, तो 4 4 कितना हो गया, 10 की पावर 8, और 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, तो 9 इंटू 10 की पावर 8, तो 9 को हम लोग 10 बोल सकते हैं, तो 10 इंटू 10 की पावर 8 यानी कि आपको लगभग 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। मतलब इस 10 की पावर 9 ये जो एरिया ऑफ प्लेट्स आया है मीटर स्क्वायर, तो हम लोग ये समझ सकते हैं वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग लेंथ 30 किलोमीटर रखें और ब्रेथ 30 किलोमीटर रखें। 30 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेट जिसका लेंथ 30 किलोमीटर हो और ब्रेथ भी 30 किलोमीटर हो, ऐसा कोई प्लेट, उसकी कैपेसिटेंस होती है 1 फेराड। तो कैन यू इमेजिन दिस? तो ये है, इतना बड़ा होता है, इसलिए प्रैक्टिकली ये जो है पॉसिबल नहीं है। 30 किलोमीटर लेंथ और 30 किलोमीटर ब्रेथ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है।